एजेंडा जो है वो ये है कि हमने पॉलीफेज डीकम्पोजिशन की जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट करना है, एंड इफ वी गेट सम टाइम तो फिर हम लोग जो है वो चैप्टर 5 की इनिशियल जो प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हैं उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास शायद आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डिले फॉर LTI सिस्टम्स। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है तो आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। चलें, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर लुकिंग एट एप्लीकेशन सिनेरियोज ऑफ पॉलीफेज डीकम्पोजिशन। तो हमने कहा था कि लेट्स डू पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डेसिमेशन सिस्टम। हमने कहा कि लेट्स यानी कि मोटिवेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीफेज डीकम्पोजिशन, लेट्स अप्लाई टू अ डेसिमेटर सिस्टम। तो डेसिमेटर सिस्टम ओरिजिनली किस तरह का होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ब्लॉक्स, ठीक है। यानी कि ओरिजिनली तो डेसिमेटर सिस्टम जो है इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स टू अस, लेकिन जब हम उस ब्लैक बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि 2 सब ब्लॉक्स हैं। यानी कि यू वांट टू डू डेसिमेशन बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल M, लेकिन डेसिमेशन करने से क्योंकि एलियसिंग हो सकती है, क्योंकि आप सैंपल्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको एंटी एलियसिंग फिल्टर जो है वो यूज करना पड़ता है। और उसके फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को आप कभी HFZ लिखते हैं, कभी HE/J ओमेगा लिखते हैं। जैसे भी आप लिखें इट्स फाइन, बट यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। तो यू आर इन चार्ज ऑफ योर एनालिसिस। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ये वो सिस्टम है जिसकी इनपुट XFN है। फिल्टर की जो इंटरमीडिएट आउटपुट है उसको आप X tilde कह सकते हैं कि इट्स अ इनपुट सिग्नल, लेकिन अब उसमें फिल्टरिंग हो चुकी हुई है। फिर जब आप डेसिमीटर ब्लॉक से इसको गुजारते हैं, रेट चेंजर ब्लॉक से आप इसको गुजारते हैं, तो जो आउटपुट है उसको आप सबस्क्रिप्ट D लगाते हैं कि नाउ द सिग्नल इज डेसिमेटेड, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर टिल्डा भी लगाते हैं कि फिल्टर्ड सिग्नल पे आपने डेसिमेशन अप्लाई की थी। तो दैट वाज द ओरिजिनल डेसिमेटर सिस्टम, ठीक है। तो इसको जब आप पॉलीफेज से इंप्लीमेंट करते हैं तो व्हाट डिड यू डू लास्ट टाइम? रिकॉल ऑल द थिंग्स। तो हमने कहा था कि पॉलीफेज जो डीकम्पोजिशन है उसमें मेनली हमारे पास ये इक्वेशन है विच गाइड्स अस, एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन? कि HFZ जो है इसको आप डीकम्पोज कर सकते हैं इनटू कैपिटल E केस, एंड व्हाट इज कैपिटल E के? kth पॉलीफेज कंपोनेंट जो है उसकी Z ट्रांसफॉर्म। तो दिस वाज द फॉर्मूला वी हैड, ठीक है। और यानी अब थोड़ा सा अब इसमें मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक की जो नोटेशन है इट कुड बी इम्प्रूव्ड। यानी इट इज टिपिकली अ वेरी आप कह लें कि टफ स्टेटमेंट टू प्रेजेंट, क्योंकि द बुक इज ऑलरेडी रिटन बाय द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बावजूद आई फील कि ये जो इक्वेशन है तो इसमें आप कैपिटल M के बजाय कोई और नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, कैपिटल K या कैपिटल P, क्योंकि जो टॉप डायग्राम है उसमें कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी आपने डेसिमेशन करनी है। अगर कैपिटल M 2 है तो दैट मीन्स के यू आर रिड्यूसिंग द सैम्पलिंग रेट बाय हाफ, ठीक है। तो अब नीचे जो कैपिटल M है तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपका फिल्टर ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके कितने पॉलीफेज कंपोनेंट्स आपने बनाने हैं। तो जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं वो उनका जो नंबर है कैपिटल M, that has nothing to do with the number capital M in the above diagram। तो ये भी हो सकता है कि हम आपसे कहें कि आप डेसिमेशन करें बाय फैक्टर ऑफ 3, और फिर हम आपसे कहें कि आप जो है अपना जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है तो उसको आप जो है 2 पॉलीफेज कंपोनेंट्स में स्प्रेड करें, या हम कहें कि डेसिमेशन करें बाय फैक्टर ऑफ 4 और जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं वो 5 बनाएं। तो दे आर डेफिनेटली 2 डिफरेंट नंबर्स, तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। हर चीज को उसकी इंडिविजुअलिटी में अंडरस्टैंड करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर ये नोटेशंस जो हैं होपफुली दे विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। तो डेसिमेशन में जब हम कैपिटल M स्पेसिफाई करते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता चलता है कि
आपने सैम्पलिंग रेट कितना रिड्यूस करना है। और जब यहाँ ये जो इक्वेशन है पॉलीफेज डिकम्पोजिशन के लिए, यहाँ जब हम कैपिटल एम स्पेसिफाई करते हैं तो दैट टेल्स यू कि आपने अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स को या उसका जो फोरियर है या उसका जो जी ट्रांसफॉर्म है एच एफ सी, उसको आपने कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है। तो दीज आर डेफिनेटली टू डिफरेंट नंबर्स। ओके, राइट, तो लेट्स मूव। तो ये जो इक्वेशन है इसको फिर हम सिस्टमेटिकली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से हमने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किया था? हमने कहा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने कहा कि लेट्स एज्यूम कि कैपिटल एम इक्वल टू 3। कैपिटल एम में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन हमने कैपिटल एम को 3 एज्यूम किया। तो ये जो आपके पास टॉप ब्लॉक है उसको आप E0 कहेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसको आप E1 कहेंगे, और फिर उससे जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसको आप E2 कहेंगे, और इवन Z टू पावर M भी आपको करना होगा, यानी कि M अगर 3 है तो Z टू पावर 3 करेंगे। तो ये चीज़, और जो इनपुट आ रही होगी आपके पास x ऑफ n, उसको आप एज इट इज पास करेंगे टू द फर्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट। जो सेकंड पॉलीफेज कंपोनेंट है उसको आप इनपुट देंगे बाय यूनिट डिले, और सेकंड पॉलीफेज कंपोनेंट को इनपुट जाएगी थ्रू अक्यूमुलेटिव डिले ऑफ 2 टाइम यूनिट्स। और फिर आपने क्या करना है, ये जो पॉलीफेज कंपोनेंट से आप गुजार लेंगे अपने इनपुट को, तो यू विल जस्ट ऐड अप ऑल द थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आउटपुट कौन सी आएगी, एक्स टिल्डा ऑफ एन। यानी अभी जो मैं नोटेशंस लिख रहा हूँ वो टॉप डायग्राम के रेस्पेक्ट से लिख रहा हूँ। ये जो फिल्टरिंग ऑपरेशन है, सिर्फ और सिर्फ फिल्टरिंग ऑपरेशन, जिसको इस वक्त मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो अगर हमने इस फिल्टरिंग ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग पॉलीफेज कॉन्सेप्ट, तो फिर ये जो फिल्टर है उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब आप ये काम करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं फिर दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ। तो जो फिल्टर आप जो आपने एंटी एलियासिंग फिल्टरिंग करनी थी, तो उसमें आपने पॉलीफेज डिकम्पोजिशन अप्लाई की, तो जिसका मतलब है कि एक फिल्टर के बजाय 3 जो है आपके पास स्मॉल फिल्टर्स आपने यूज कर लिए, उसके बाद उनकी इंडिविजुअल आउटपुट्स को ऐड किया। तो ये तो टोटल आपकी जो चीज है दैट इज जस्ट द फिल्टरिंग ऑपरेशन। लेकिन आपने पूरा डेसीमेटर सिस्टम बनाना है, तो एंटी एलियासिंग के बाद आपने सैंपल्स जो हैं वो थ्रो भी करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट एक्स टिल्डा ऑफ एन है, और सैंपल्स थ्रो करने के बाद जो आपके पास आउटपुट है तो एक्स टिल्डा सबस्क्रिप्ट डी ऑफ एन है, और ये आपके पास E0 है, फिर E1 है, E2 है, और यहाँ पे यूनिट डिले है, यहाँ पे एक और यूनिट डिले है, तो टोटल डिले आपके पास बन जाएगा 2 का। और जो नोटेशंस हैं वो आप एक्यूरेट लिख सकते हैं कि Z क्यूब है, क्योंकि आपने M3 रखा हुआ है। और फिर हमने कहा था कि ये जो डेसिमेशन है और ये जो एडिशन है, दीज टू ऑपरेटर्स कैन स्वैप। जब आप स्वैपिंग करते हैं तो फिर आपके पास क्या क्या सिचुएशन हो जाती है, तो आप ऐड पहले आप ऐड करके जो है एडिशन करके डेसिमेशन कर रहे थे, और अब आप क्या कर रहे हैं, डेसिमेशन करने के बाद ऐड कर रहे हैं। तो ये चेंज हमने की थी। तो ये एक तरह से अभी जो वट एवर आई एम डूइंग, तो इट्स काइंड ऑफ रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो पुराने लेक्चर की ही बातें हो रही हैं। सो दैट के हम आसानी से जो है वो कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकें। E0 है, E1 है, और फिर E2 है, और पावर क्या है, Z की पावर Z क्यूब है, Z क्यूब, और फिर Z क्यूब। और उसके बाद हमने एक फर्दर एक मजीद आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया था। उसके ज़रिए क्या हुआ कि हमने कहा कि बजाय इसके कि हम पहले फिल्टरिंग करें और बाद में डेसिमेशन करें, तो हम पहले डेसिमेशन कर सकते हैं और बाद में फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी। तो वो आइडेंटिटी अभी मैं यहाँ पे दोबारा राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वंस वी यूज दिस आइडेंटिटी, उसके बाद क्या होता है कि we get an equivalent block diagram which we feel is more efficient.
ठीक है, तो अब वो जो आइडेंटिटी है उसको यूज करने के बाद क्या सिचुएशन बन रही है, उसको जब हम यूज करते हैं तो आपके पास जो डेसिमेशन है वो आप पहले कर रहे होते हैं, और जो फिल्टरिंग है वो आप बाद में करते हैं, लेकिन अब आपके फिल्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ accumulating the ideas कि how should I set up your exam। तो डेफिनेटली यानी कि जो पिछली ब्लॉक डायग्राम है जिसमें पहले फिल्टरिंग हो रही थी बाद में डेसिमेशन हो रही थी, और ये जो अगली ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपने पहले डेसिमेशन की है और बाद में फिल्टरिंग किया है, तो बोथ ऑफ दीज डायग्राम्स कुड बी यूज्ड फॉर इवेलुएशन। हम आपको कह सकते हैं कि इन ये जो ब्लॉक डायग्राम जो अभी आपको नजर आ रही है इसमें हर स्टेप पे आप हमें आउटपुट प्लॉट करके दें जिस तरह के क्वेश्चन हमने होमवर्क में पूछे हुए हैं, और इसी तरह से आई कुड आस्क के जो प्रीवियस ब्लॉक डायग्राम थी उसमें हर स्टेप पे जो है वो आप हमें आउटपुट जो है वो कंप्यूट करके दिखाएं। तो इसमें बहुत सारे आप कह लें कि लेवल्स हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए मल्टीपल लेवल्स पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो एक सबसे इनिशियल लेवल है अंडरस्टैंडिंग का कि आप अप्रिशिएट करें कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है और इस तरीके से जो आप डेसिमेशन कर रहे हैं तो ये ब्लॉक डायग्राम बनी कैसे है, एक ये अंडरस्टैंडिंग है। जो अभी हमने जो दो डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज करके हमने ये ब्लॉक डायग्राम बनाई है, फिर नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि अच्छा चलें ये ब्लॉक डायग्राम बन गई जिस भी तरह से बनी है तो वी एक्सेप्ट कि इट वाज लेजिटिमेट टू डू दैट। यानी ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसा ट्रिक यूज किया विच इज मैथमेटिकली रॉन्ग, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम ये चेक कर रहे होते हैं फर्स्ट लेवल पे कि ये जो हमने जो भी मैनिपुलेशन किया इज इट मैथमेटिकली करेक्ट और नॉट। तो मैथमेटिकली ये चीज करेक्ट है तो ये एक्सप्रेशन ठीक है। फिर अगली चीज ये है कि कंप्यूटेशनल सेविंग्स आप देखें कि कंप्यूटेशनल सेविंग्स हो रही है कि नहीं हो रही। तो फिर हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या होगा, और फिर जो पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे अपने सेम फिल्टर की तो उसमें क्या होगा। और हम एज्यूम कर रहे थे कि फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कि हम ऐसा फिल्टर सोचते हैं जो कि एफ आई आर है, यानी कि जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। आई आर भी हो सकता है लेकिन अभी हमारी डिस्कशन एफ आई आर के अराउंड सेंटर्ड थी। तो उसमें हमने देखा था कि ट्रेडिशनली अगर आप एफ आई आर फिल्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको कितनी चाहिए होंगी, जो क्रॉस है मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स नॉट एक्स। और कितनी आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए होंगी अगर आपके पास एफ आई आर फिल्टर है जिसकी लेंथ n है, यानी कि उसमें n सैंपल्स हैं, तो आपको n ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए होंगी। और फिर एडिशंस आपको कितनी चाहिए होंगी, n-1। और ये जो भी आपकी कंप्यूटेशंस हैं ये यूनिट टाइम के लिए हैं। यूनिट टाइम का मतलब है कि कितना टाइम इलैप्स होता है एक सैंपल से दूसरे सैंपल के दरमियान। यूनिट टाइम का यानी कि इन अल्टरनेट वर्ड्स यूनिट टाइम इज योर सैम्पलिंग पीरियड, जिसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वो टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन टू कंसेक्टिव सैंपल्स। तो जब आप पॉलीफेज इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हर जो छोटा पॉलीफेज फिल्टर है उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशंस कितनी चाहिए, कैपिटल N बाय M, क्योंकि उस फिल्टर में जो सैंपल्स होते हैं जो पॉलीफेज कंपोनेंट, यानी कि एक बड़े फिल्टर को जब आप छोटे फिल्टर्स में स्प्लिट करते हैं तो हर छोटे फिल्टर की लेंथ होती है कैपिटल N बाय M। तो जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है, लेकिन जो छोटे फिल्टर हैं वो स्लो रेट पे चल रहे होते हैं, जो बड़ा फिल्टर है वो फास्ट रेट पे चल रहा होता है। तो जिसकी वजह से, और वो कितने स्लो होते हैं, वो m टाइम स्लो होते हैं, फिर आप 1/m का फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं। और इसी तरह से और अब ये जो नंबर मैंने लिखा है तो ये है बेसिकली एक पॉलीफेज फिल्टर के लिए। फिर आपके पास इस तरह के कितने पॉलीफेज फिल्टर हैं, कैपिटल M। तो फिर आपके पास जो टोटल आपके पास लमसम जो मल्टीप्लिकेशंस आती हैं वो n/m है। और इसी तरह से जब आप एडिशन करते हैं तो फिर क्या मामला है कि आपको n/m इज द लेंथ ऑफ ईच इंडिविजुअल पॉलीफेज फिल्टर। तो एडिशन में यही है कि अगर आपने दो नंबर्स ऐड करने हैं तो आपको एक एडर चाहिए, अगर आपने तीन नंबर ऐड करने हैं तो आपको दो एडर चाहिए, तो अगर आपने n/m नंबर ऐड करने हैं तो आपको n/m-1 एडर चाहिए। तो ये जो है वो और फिर 1/m का फैक्टर है कि जो स्मॉल फिल्टर्स हैं तो दे ऑपरेट एट स्लो रेट। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो नंबर आया तो ये एक पॉलीफेज फिल्टर को जितनी
एडिशन चाहिए। और इस तरह कितने पॉलीफेज फिल्टर्स हैं, कैपिटल M है, तो टोटल आपके पास आ जाएगा नंबर n/m-1। और फिर आखिर में फिर आप लिखते हैं कि वी नीड m-1 एडिशंस इसके अलावा भी। और वो कौन सी एडिशंस हैं, वो ये वाली एडिशंस हैं जिनको मैं इस वक्त मार्क कर रहा हूँ। तो ये भी, ये जो सबसे आखिर में जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो भी आप काउंट करते हैं। लेकिन फिर ये था कि जब हमने एन और एम को रियलिस्टिक नंबर से अज्यूम किया कि इन जनरल जो एफआईआर फिल्टर्स होते हैं दे कुड हैव थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स, ठीक है, और डेसिमेशन जो है कुड बी डन बाय अ लार्ज नंबर, ठीक है। तो जब आप कैपिटल एन और कैपिटल एम की बिग वैल्यूज अज्यूम करते हैं तो यू इजीली सी कि आपके पास जो कॉस्ट सेविंग्स हैं बिकॉज ऑफ पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन वो सिग्निफिकेंट है। तो अब ये चीज़ है, तो जो जो हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे, एक चीज़ ये है कि आप जो ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आ रही है तो आप इसको अप्रिशिएट करें कि यानी इसके जो रूट्स हैं उनको देखें कि हाउ डिड वी एंड अप विद दिस डायग्राम। फिर अगली चीज़ ये है कि अगर ये डायग्राम है भी सही और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ रियलिटी, तो कोई कॉस्ट सेविंग है कि नहीं। तो वाकई कॉस्ट सेविंग है कि कंपटीशन जो हैं वो कम हो रही हैं, तो पॉलीफेज जो बेस जो डेसिमेटर फिल्टर होगा तो दैट विल बी फास्टर। और फिर नेक्स्ट चीज फिर क्या है कि अगर ये है भी यानी कि हमने ये सब कुछ भी पता चला लिया, तो लेट्स जस्ट गेट कंफर्टेबल विद इट कि आप जो है वो एक फिक्टिशियस इनपुट एज्यूम करें, एक फिक्टिशियस फिल्टर एज्यूम करें, और ये जो ब्लॉक डायग्राम है तो इसके तमाम स्टेजेस पे हर जगह जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, हर इंटरमीडिएट पॉइंट पे आप जो है वो आउटपुट जो है वो स्केच कर सके इन टाइम डोमेन या फ्रिक्वेंसी डोमेन। और जब आप ये चीज कर लेंगे उसके बाद फिर एक देर इज वन मोर डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज स्टिल लेफ्ट। वो ये है कि आप जो आपकी अल्टीमेट इनपुट थी और जो आपकी अल्टीमेट आउटपुट है उनको कंपेयर करें और फिर देखें कि डिड द डेसिमेटर सिस्टम डू इट्स जॉब इन द राइट वे और नॉट। के आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेसिमेशन होनी थी, जो सैंपल्स रिड्यूस होने थे, वो वाकई हुए हैं कि नहीं। और फिर ये कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम था एलियासिंग का, तो वो वाकई रिजॉल्व हुआ कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच कुड बी आस्क्ड अराउंड दिस सेटअप, ठीक है। तो हमने यानी कि जो डायग्राम है वो आप कह लें कि वी बिगिन विद सम स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद हम इस डायग्राम तक पहुंचे। तो हमने स्क्रैच से डायग्राम बनाई है, उसके बाद हमने इसकी कंप्यूटेशनल सेविंग्स भी हाईलाइट की है। तो अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं विच इज प्रैक्टिसिंग दिस ब्लॉक डायग्राम, जो हमने क्वेश्चन आप लोगों से होमवर्क में भी रेज किया हुआ है, और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि उनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो यू विल एंड अप सीइंग ऑन द एग्जाम एज वेल। तो लेट्स ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम अगेन, और फिर हम कैपिटल एम को वंस अगेन हम 3 अज्यूम कर लेते हैं। ओके तो अभी हम वो चीज करने लगे हैं कि हम एक फिक्टिशियस इनपुट देंगे, एक फिक्टिशियस जो है वो एच एफ एन कंसिडर करेंगे, और उसके बाद जो है वो ट्राई टू स्केच द आउटपुट एट ईच इंटरमीडिएट पॉइंट। ओके, तो अब ये जो प्रीवियस स्लाइड पे जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और उससे प्रीवियस स्लाइड पे जो ब्लॉक डायग्राम है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आई विल बी यूजिंग दिस वन। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप एक ब्लॉक डायग्राम को यूज करना सीख लें तो दूसरी ब्लॉक डायग्राम यूज करना इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो लेट मी पिक वन ऑफ द टू ब्लॉक डायग्राम्स। तो मैं वो ब्लॉक डायग्राम यूज कर रहा हूँ जिसमें फिल्टरिंग पहले हो रही है। जी क्यूब और फिर ओके, तो वी नीड टू अप्लाई इनपुट, और उस इनपुट को आप डिले दे के जो है वो इवन को पास करेंगे उसको
फिर फर्दर डिले देके आप E2 को पास करेंगे और फाइनली आपके पास जो सिग्नल अल्टीमेट आउटपुट है उसको आप x टिल्डा ऑफ n या x d टिल्डा ऑफ n कहेंगे. ओके, राइट. तो वी नीड टू एज्यूम एन x ऑफ n, और इसी तरह से वी नीड टू एज्यूम एन h ऑफ n. तो मैं फिर दोबारा थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज द स्पेस आई हैव इन द मोस्ट एफिशिएंट वे. ओके, अब क्योंकि मैंने मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने कैपिटल M3 एज्यूम किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि मैंने अपने h ऑफ n जो भी मेरे पास LTI सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसके इम्पल्स रिस्पांस को मैंने 3 पॉलीफेज कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया हुआ है. तो मेरे इम्पल्स रिस्पांस में एटलीस्ट आई शुड पुट 6 सैम्पल्स, सो दैट के थोड़ी हमारे पास मीनिंगफुल जो है वो स्केचिंग हो. 0 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6. दिस वे आई एम श्योर कि हर पॉलीफेज कंपोनेंट जो है हर स्मॉल फिल्टर में कम से कम 3 जो है वो 2 सैंपल्स होंगे. और इस तरह से एक्स ऑफ एन जो है वो मुझे एज्यूम करना है, और क्योंकि अब मुझे डेसिमेशन भी करनी है बाय फैक्टर ऑफ 3, तो अगर मैंने एक्स ऑफ एन में 1 या 2 सैंपल्स रखे तो वो तो सारे आप कह लें कि उड़ जाएंगे, क्योंकि डेसिमेटर सिस्टम ने उनको निकाल देना है, क्योंकि हर एक सैंपल के बाद आपने 2 सैंपल ड्रॉप करने हैं. दैट मीन्स कि एक्स ऑफ एन में भी थोड़े ज़्यादा सैंपल होने चाहिए, सो दैट कि हमारी जो एक्सरसाइज है इट डज नॉट गो इन वेस्ट. तो तो जैसे मर्जी सिग्नल यानी कि आप स्केच कर सकते हैं, अगर आपको फ्रीडम हो कि आपने खुद अपनी मर्जी का एक्स ऑफ एन एच ऑफ एन चूज करना है. तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाजमन वैसे ही सिग्नल बनाने हैं जैसे मैं बना रहा हूँ. ईदर विल प्रोवाइड यू, या फिर आप लोग खुद एज्यूम कर सकते हैं एक्स ऑफ एन एच ऑफ एन अपनी मर्जी से. ओके, लेकिन वो जो चीज़ हमें मेरे ख्याल में मेक श्योर करनी होती है वो ये कि जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं तो इट रिमेन्स फ्रूटफुल. तो मैं एच ऑफ एन को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ. 3 4 5 6. ओके, तो अब अगर हमने इसके पॉलीफेज कंपोनेंट बनाने, ठीक है, पहले तो हमें वो चाहिए होंगे, क्योंकि हमें कैपिटल ईज चाहिए. जब तक स्मॉल ईज नहीं आएंगे तो तब तक बात नहीं बनेगी. तो E0 ऑफ एन भी हमें चाहिए, E1 ऑफ एन भी हमें चाहिए, E2 ऑफ एन भी हमें चाहिए. तो इसके बगैर बात नहीं बनेगी. तो जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं एटलीस्ट आई रिमेंबर देम कि कैसे कंप्यूट करने हैं. जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल है उसको आपने रिटेन करना है, और फिर अगले दो सैंपल्स हैं वो आपने डिस्कार्ड करने हैं. फिर इंडेक्स 3 पे जो सैंपल है आपने उसे रिटेन करना है. तो ये आपका E0 आ जाएगा कि 2 ही सैंपल्स हैं. पहला सैंपल उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, नेक्स्ट सैंपल की मैग्नीट्यूड 4 है. और इसी तरह से अब आप नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट जो है उसको देख लें. तो उसमें क्या है कि नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट में आपने क्या करना है, यानी एक तो ये है कि जो सबसे पहले हमने एक ब्लॉक डायग्राम डिस्कस की थी जिसमें आप जो है वो सिग्नल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, टाइम एडवांस करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप रेट डेसीमीटर में से पास करते हैं, वो करें. या अदरवाइज आपको इफ यू गाइस आर नाउ कंफर्टेबल इन काइंड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द पॉलीफेज कंपोनेंट्स डायरेक्टली, तो उसमें यही था कि अगर जीरो इंडेक्स का सैंपल आपने पहले पॉलीफेज कंपोनेंट के लिए रिजर्व कर लिया, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे जो सैंपल होगा वो नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट के लिए होगा, यानी ये सैंपल. और फिर अगले दो जो है वो आप इग्नोर करेंगे, उससे अगला सैंपल फिर आप पिक करेंगे. तो यानी कि जो E1 है तो उसमें आपके पास 2 सैंपल्स आ रहे हैं, और व्हाट आर देयर मैग्नीट्यूड्स 2 और 5. और इसी तरह से फिर अब आप नेक्स्ट सैंपल की तरफ जाएं, नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट की तरफ. उसमें भी होगा कि अगर आपने जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया और जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल था वो पहले पॉलीफेज कंपोनेंट के लिए रिजर्व हो गया, नेक्स्ट सैंपल जो है वो नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट के लिए रिजर्व हो गया, तो उससे जो नेक्स्ट सैंपल है वो तीसरे पॉलीफेज कंपोनेंट को मिलेगा. फिर अगले 2 सैंपल आप इग्नोर करेंगे, फिर उससे जो नेक्स्ट सैंपल है वो आपको थर्ड पॉलीफेज कंपोनेंट के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे भी आपको 2 सैंपल्स नजर आ रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, नेक्स्ट वन का 6 है. तो ये अब आपके पास पॉलीफेज कंपोनेंट्स आ गए हुए हैं. ओके, तो पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये टाइम डोमेन में है, ठीक है. अगर टाइम डोमेन में है तो, लेकिन जो प्रीवियस जो हमारी ब्लॉक डायग्राम है जिसको हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं
वो ब्लॉक डायग्राम जो है दैट डिमांड्स अस टू कंप्यूट कैपिटल ईज। तो ये स्मॉल ई जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, यस इट्स पॉसिबल, इजीली लिख सकते हैं, डेल ऑफ एन प्लस 4 डेल ऑफ एन माइनस 1, ये हो गया। तो जब आपने ये लिख दिया, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, इक्वालिटी नहीं है, तो फिर अब आप इसकी जो है वो जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर लें। तो कैपिटल ई ऑफ जी क्या हो गया आपके पास, व्हाट इज इट, इम्पल्स या यूनिट सैंपल फंक्शन की जी ट्रांसफॉर्म 1 है, प्लस 4, और डिलेड इम्पल्स की इम्पल्स जी ट्रांसफॉर्म जी इनवर्स है, 1 प्लस 4 जी इनवर्स। इसी तरह से E1 जो है उसको देख लें, व्हाट इज इट, 2 डेल ऑफ एन प्लस 5 डेल ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। इसकी जो जी ट्रांसफॉर्म है वो क्या आएगी, 2 प्लस 5 जी इनवर्स, ये आपके पास आ गया E1 ऑफ जी। और फिर इसी तरह से जो E2 ऑफ एन है उसकी जो उसका जो टाइम डोमेन एक्सप्रेशन है वो लिख लें, 3 डेल ऑफ एन प्लस 6 डेल ऑफ एन माइनस 1, और इसकी जी ट्रांसफॉर्म क्या आ रही है आपके पास, 3 प्लस 6 इनवर्स, दैट इज E2 ऑफ जी। अब अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे रिकॉल करें, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रीवियस स्लाइड, लेकिन उसमें ये है कि जिस तरह से वो ब्लॉक डायग्राम हमने यूज किया है, तो उसमें आपके पास कैपिटल ईज जो है वो डायरेक्टली आपने इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि दे आर उसका जो आर्ग्यूमेंट है इट्स रेज टू पावर m विच इज 3। तो आपने E0 ऑफ z इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि कैपिटल E0 z क्यूब इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स कि जहां जहां z है तो उसको z क्यूब से सब्सिट्यूट कर दें, तो 1 प्लस 4z माइनस 3 हो जाएगा। और इसी तरह से E1 z क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस 5 z माइनस क्यूब, और फिर E2 z क्यूब क्या हो जाएगा, 3 प्लस z माइनस 3, ठीक है। तो अब ये वो चीज जिनको मैं इस वक्त बॉक्स कर रहा हूँ, जिन एक्सप्रेशंस को, तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपको चाहिए थे फॉर योर ब्लॉक डायग्राम। तो जैसे फर्स्ट वन है तो 1 प्लस 4z माइनस क्यूब है। चलें इसको नेक्स्ट बना लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले वाला क्या है, 1 प्लस 4z माइनस 3, और फिर नेक्स्ट वन इज 2 प्लस 5z माइनस 3, और फिर 3 प्लस 6, 2 प्लस 5 3 प्लस 6, ओके, 2 प्लस 5 3 प्लस 6 z माइनस 3 z माइनस 3। तो अब जो आपका एक्स ऑफ एन है उसको आपने डिले भी देना है, एक्स ऑफ एन, और उसके बाद फिर आपने, जब ये पहले स्टेप पे आप आउटपुट कंप्यूट कर लेंगे, तो फिर आपने जो है वो डेसिमेशन करनी है बाय अ फैक्टर ऑफ 3, और आखिर में जो है वो आप एडिशन करेंगे। ओके, तो एक्स ऑफ एन जो है उसका आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, लेट मी ड्रॉ इट समवेयर हियर। आई थिंक कि मैंने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया था, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5, दैट वाज माय एक्स ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन का टाइम डोमेन एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं इजीली, ये डेल ऑफ एन है, और फिर 6 डेल ऑफ एन प्लस 5 डेल ऑफ एन माइनस 1 प्लस 4 डेल ऑफ एन माइनस 2 प्लस 3 डेल ऑफ एन माइनस 1 माइनस 3, और इसी तरह से प्लस 2 डेल ऑफ एन माइनस 4, और फिर प्लस डेल ऑफ एन माइनस 5। तो जब आप इसकी जी ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, कैपिटल एक्स ऑफ जी, आई एज्यूम के बड़ा इजीली आप लिख सकते हैं, तो 6 प्लस 5z इनवर्स प्लस 4z माइनस 2 प्लस 3z माइनस 3 प्लस 2z माइनस 4 प्लस z माइनस 5। तो इट्स अ लेंथी एक्सप्रेशन। तो आई थिंक के हाँ, यहाँ पे अब हमारे पास कॉम्पिटिशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फंडामेंटली इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल।
I think that is something I need to learn. My pen has stopped working again. Let me see. Okay, चलिए ठीक हो गया. तो ये जो आपके पास पॉइंट है, ठीक है, इसको आप कुछ भी मार्क कर लें अपनी मर्जी से. मे बी इसको आप कह लें कि दैट इज माय F0 ऑफ एन. फिर ये जो पॉइंट है उसको आप कह लें कि दैट इज माय F1 ऑफ एन. और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको आप कह लें कि F2 ऑफ एन. तो F0 ऑफ एन आप कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नजर आ रहा है कि हमने इनपुट की जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट की है और ये जो बॉक्स है इट इज इटसेल्फ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. तो F0 ऑफ एन के बजाय सबसे पहले तो शायद आप लिखेंगे कैपिटल F0 ऑफ जी. तो वो क्या होगा? दैट विल बी x ऑफ z मल्टीप्लाइड विद व्हाट? E0 z क्यूब जो हमने लिखा हुआ है. तो वो मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है. तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो जो कैपिटल F0 ऑफ z है, तो दैट इज x ऑफ z मल्टीप्लाइड विद E0 z क्यूब. और x ऑफ z के आपके पास 6 है प्लस 5z इनवर्स है. तो जिस तरह हमने लिखा हुआ है, जिस तरह का एक्स ऑफ एन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू राइट इट. और फिर प्लस 2z माइनस 4 प्लस z माइनस 5. ये आपका एक्स ऑफ z है. इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी नॉट z क्यूब से. तो व्हाट इज दैट? 1 प्लस 4z माइनस 3. 1 प्लस 4z माइनस 3. ठीक है. और अब आप ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं. ओके, तो ये सारी चीज जो है वो हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है और इसी तरह से दूसरी चीज से मल्टीप्लाई करनी है. तो जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एक्स ऑफ जी, ये सारी चीज एक्स ऑफ जी आ जाएगा. और दूसरी दफा आपके पास आएगा एक्स ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय 4z माइनस क्यूब. ठीक है. मैंने इसको दोबारा से एक्स ऑफ जी लिख दिया है, ये जो लॉन्ग एक्सप्रेशन था. ओके, तो ये चीज है आपके पास. फिर अब आप इसकी z इनवर्स इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले लें, तो आपके पास आ जाएगा x ऑफ n. यानी इस पार्ट जो है इसकी z इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, तो यही चीज आ जाएगी. और यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा देखना है. यहाँ पे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो सकती हैं विच आई ऑल्सो टेंड टू फॉरगेट. चले, यानी कि इधर वी कैन यूटिलाइज द प्रॉपर्टी हियर. ठीक है. जो z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं उनमें से वो प्रॉपर्टी जो मेरे जहन में आ रही है वो शायद ये है कि x ऑफ n माइनस n नॉट जो है उसकी z ट्रांसफॉर्म इट शुड बी x ऑफ कैपिटल x ऑफ z और फिर z टू पावर माइनस n नॉट. एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई कैन रिकॉल. अगर ये ठीक है तो ठीक है, वरना आप x ऑफ z का ये जो मैसी एक्सप्रेशन है आप उसको 4z माइनस क्यूब से लिखें, मल्टीप्लाई करें और गो अहेड विद दैट. तो अगर हम एज्यूम करें कि ये प्रॉपर्टी वाकई इसी तरह है द वे आई रिकॉल इट, तो ये आपके पास 4 जो कांस्टेंट है वो तो एक तरफ आ जाएगा और फिर आपके पास होगा x ऑफ n माइनस n नॉट जो है वो इस केस में 3 था. तो ये हो गया. ये चीज है. तो अब ये आपके पास कौन सी चीज आ गई है? F0n. इसी तरह से आप जो है वो F1 ऑफ n कंप्यूट कर सकते हैं और F2 ऑफ n भी जो है वो आप कंप्यूट कर सकते हैं. और जब ये आपके पास F0 F1 F2 आ गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉल फ्रॉम दिस ब्लॉक डायग्राम. आपने डेसिमेशन करनी है बाय अ फैक्टर ऑफ 3. बाय फैक्टर ऑफ 3 जब आप डेसिमेशन करेंगे तो बहुत सारे सैंपल्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे. तो वो सैंपल्स डिस्कार्ड करना आई एज्यूम कि हमें आता है. और उसके बाद जो आपके पास 3 इंडिविजुअल आउटपुट्स आ जाएंगी, यू हैव टू ऐड देम एंड देन यू विल कंप्यूट द इंडिविजुअल आउटपुट हियर. जैसे ये पहले वाला जो F0 ऑफ n है, x ऑफ n प्लस 4 x ऑफ n माइनस 3. तो इसको यानी कि F0 ऑफ n, इसको आप देख सकते हैं कि x ऑफ n क्या था आपके पास? 6 प्लस 5 डेल ऑफ n माइनस 1 प्लस 4
del of n minus 2 प्लस 3 del of n minus 3 और फिर प्लस 2 del of n minus 4 और प्लस del of n minus 5। ये आपके पास एक्स ऑफ एन था और इसी को आपने 4 से मल्टीप्लाई भी करना है और 3 की शिफ्ट भी देनी है। तो 3 की शिफ्ट देने का मतलब है कि जो 6 जो आपके पास सैंपल था जो कि 0 इंडेक्स पे था वो कहाँ पे चला जाएगा, n माइनस 3 पे, और बाकी सारे भी इसी तरह से शिफ्ट कर दें। जो n माइनस 1 पे सैंपल था वो n माइनस 4 पे होगा और एंड सो ऑन। और नेक्स्ट वन जो है वो n माइनस 5 पे होगा और उसके बाद जो है वो n माइनस 6 और फिर n माइनस 7 और n माइनस 8। तो अब ये आपके पास यानी कि इट्स अ मैसी एक्सप्रेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्केच बना सकते हैं और फिर सैंपल ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली देखना चाहें कि इसको अगर आपने डेसिमेट करना है बाय फैक्टर ऑफ 3, यानी कि अभी मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ और ये जो पॉइंट है इस पे हम आउटपुट लिखना चाह रहे हैं कि G0 ऑफ n जो है, और इसको अगर आप कह लें कि G1 ऑफ n और इसको अगर आप कहें कि G2 ऑफ n, तो हम G0 ऑफ n की बात कर रहे हैं कि आपने डेसिमेशन करनी है बाय फैक्टर ऑफ 3। तो डेसिमेशन यहाँ पे आप डायरेक्टली मैथमेटिकल स्टेप पे भी कर सकते हैं कि 6 वो सैंपल है जो 0 इंडेक्स पे है वो रहेगा, तो इंडेक्स 1 पे जो सैंपल है वो ड्रॉप हो जाएगा, इंडेक्स 2 पे जो सैंपल है वो ड्रॉप हो जाएगा, 3 वाला रहेगा, 4 और 5 इंडेक्स पे जो सैंपल है वो ड्रॉप हो जाएगा और 3 वाला सैंपल रहेगा, 4 और 5 इंडेक्स पे जो सैंपल है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, 6 वाला रहेगा, 7 और 8 इंडेक्स पे जो सैंपल है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो G0 ऑफ n आप यहाँ डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास सिंप्लीफाई हो गया है, 6 बचा है आपके पास, फिर आपके पास 3 डेल n माइनस 3 यहाँ से बचा है और एक टर्म आपके पास यहाँ है 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27 27 डेल n माइनस 3 और फिर आखिर में आपके पास एक टर्म 6 पे बची है, तो 3 इंटू 4 12 डेल n माइनस 6। तो ये अब आपके पास जिस चीज को मैं इस वक्त बॉक्स कर रहा हूँ ये G0 ऑफ n का एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से आप G1 ऑफ n G2 ऑफ n का एक्सप्रेशन कंप्यूट कर सकते हैं और सबसे आखिर में अल्टीमेट आउटपुट कैसे आएगी जब आप G0 ऑफ n G1 ऑफ n और G2 ऑफ n को ऐड करेंगे, चाहे मैथमेटिकली ऐड कर लें चाहे ग्राफिकली ऐड कर लें, तो ये जो एडिशन आप करेंगे तो उसके बाद अल्टीमेट आउटपुट आ जाएगी। तो डीप कंसेप्चुअल लेवल पे जब आप ये जो आउटपुट है जिसको हमने मार्क किया हुआ था एक्स टिल्डा डी ऑफ एन, उसको आप देखना चाहेंगे कि वाकई इसमें कोई डेसिमेशन का इफेक्ट नजर आ रहा है कि नहीं है, और ये कि कैसे हम मेक श्योर करें कि एंटी एलियासिंग फिल्टर ने सही काम किया है कि नहीं। तो वो एक अलहदा क्वेश्चन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशंस आई होप कि अभी जो हमने टाइम लगाया तो अब आप लोग जो है वो कंप्यूटेशंस कर सकेंगे एटलीस्ट इन ब्लॉक डायग्राम्स को लेके। कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। I'm waiting for any possible questions. अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम अगली चीज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आप पॉलीफेज इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप एन इंटरपोलेटर। इट्स सिमिलर टॉपिक, लेकिन क्योंकि डेसीमेटर और इंटरपोलेटर जो हैं दे आर फंडामेंटली डिफरेंट सिस्टम्स, काइंड ऑफ ऑपोजिट टू ईच अदर। एक सिस्टम में आप रेट डिक्रीज कर रहे होते हैं, दूसरे सिस्टम में आप रेट इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसको इसके ओन पे भी गो थ्रू करना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चंस हैं तो बताइए। ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो हम जो इंटरपोलेटर की पॉलीफेज इंप्लीमेंटेशन है वो डिस्कस करते हैं। तो इंटरपोलेटर सिस्टम इज अ ब्लैक बॉक्स। जब हम उस ब्लैक बॉक्स को ओपन करते हैं तो वी सी के इट्स अ कैस्केड ऑफ टू सिस्टम्स। पहले हम जो है वो जब हमने इंटरपोलेशन करनी होती है बाय फैक्टर ऑफ एल, तो हम हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान कैपिटल एल माइनस वन जीरोज जो हैं वो एम्बेड करते हैं। जब हम वो जीरो एम्बेडिंग कर लेते हैं या जीरो पैडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वी नीड टू डू फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इसलिए आपको करनी पड़ती है क्योंकि वी वांट टू गेट रिड ऑफ सम अनवांटेड कॉपीज ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम समझ सकते हैं कि व्हाई देयर वाज अ नीड टू डू फिल्टरिंग।
तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है उस पे आप आउटपुट को XEFN कह सकते हैं, और फाइनली जो आपके पास फिल्टरिंग के बाद जो आउटपुट आ रही है तो उसको आप XIFN कह सकते हैं कि इंटरपोलेटेड आपके पास आउटपुट है। तो अब यहाँ पे भी यही मामला है कि ये जो फिल्टर है है वो हम बना लें, और पॉलीफेज इंप्लीमेंटेशन का जो फॉर्मूला है वी ऑलरेडी नो, उस फॉर्मूला को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ग्राफिकली। तो वंस अगेन अगर हम एज्यूम करेंगे कैपिटल L इक्वल्स 3, तो हमारे पास we will have three polyphase components, E0, E1 और E2, Z to power 3, Z to power 3, Z to power 3 और तो अपने जो डिले एलिमेंट्स हैं वो अप्रोप्रिएटली जो है वो यूज करने हैं, सो दैट के जिस पॉलीफेज कंपोनेंट को जितना डिले चाहिए था आप उतना ही डिले अप्लाई करें। और ये अब आपके पास जो है वो इंटरपोलेशन के जो ब्लॉक्स हैं वो आ गए हैं। ओके, तो ये अब आपके पास जो टॉप डायग्राम है, नीचे जो है उसकी इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम है यूजिंग पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन। अब फिर आप जो है वो इनइक्वालिटी नहीं कहना चाहिए, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप जो है वो इंटरपोलेटर जो आपका ब्लॉक है और जो आपका फिल्टरिंग ब्लॉक है उसको आप स्वैप कर सकते हैं। तो रेट चेंजिंग ब्लॉक को आप फिल्टरिंग ब्लॉक के साथ स्वैप कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, एंड वंस यू यूज दैट आइडेंटिटी तो यू गेट एन इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम जिसमें फिल्टरिंग पहले हो रही है और जीरो पैडिंग जो है वो बाद में हो रही है। तो जब आपने फिल्टरिंग को और अपने रेट चेंजर ब्लॉक को स्वैप किया तो आपका फिल्टर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो जो जी की पावर्स थी दे आर नाउ गॉन। ठीक है, तो दिस इज योर इंटरपोलेटर सिस्टम जिसको आपने पॉलीफेज के जरिए इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो लेट्स वेरीफाई दिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल। बेसिकली अभी जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई है दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिगर 440। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्स ऑफ एन हमारी इनपुट है इट गोज टू कैपिटल एल पॉलीफेज फिल्टर्स जो कि स्मॉल साइज फिल्टर्स हैं। और जब आप कैपिटल एल फिल्टर्स में से गुजार लेते हैं तो जो फिल्टर्ड आउटपुट है तो दैट गोज थ्रू द रेट चेंजर ब्लॉक, जिसमें आप इंटरपोलेशन कर रहे हैं बाय फैक्टर कैपिटल एल, जिसका मतलब है कि जो फिल्टर्ड आउटपुट है उसके हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान आप दो जीरोस ऐड करते हैं, और वंस यू हैव द आउटपुट्स अवेलेबल, ठीक है, एट द रेट चेंजर ब्लॉक्स, ठीक है, उसके बाद फिर आप इंडिविजुअल आउटपुट्स को केयरफुली आपने डिलेस देने हैं, सो दैट के जो सबसे लास्ट पॉलीफेज कंपोनेंट था वो सबसे ज्यादा डिले के बाद आउटपुट पे जाएगा, और एंड वाइस वर्सा कि जो सबसे पहला पॉलीफेज कंपोनेंट था वो विदाउट डिले जो है वो आउटपुट पे जाएगा। तो जब आप सूटेबल डिलेस के जरिए जो इंडिविजुअल आउटपुट्स हैं रेट चेंजर ब्लॉक्स की वो ऐड करते हैं तो यू गेट वाई ऑफ एन, जिसको हमने अपनी नोटेशन में एक्स आई ऑफ एन लिखा हुआ है। और होपफुली ये वही सिग्नल है जो आपको मिलता है जब आप डेसीमेटर सिस्टम में से इंटरपोलेटर सिस्टम में से अपनी इनपुट को गुजारें जब आपने पॉलीफेज इंप्लीमेंटेशन ना की हो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो वही दो तीन चीजें हैं जो हमने डेसिमेटर सिस्टम के लिए की थी, वही चीजें हम यहाँ पे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटेशनल सेविंग्स की हम बात करेंगे। तो वो कंप्यूटेशनल सेविंग्स जो हैं, लेट मी राइट देम। और उसके बाद फिर हम यही कोशिश करेंगे कि हम एक एग्जांपल लें और उसके जरिए हम इंटरपोलेटर सिस्टम को थोड़ा सा जो है वो उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम डेवलप करें। तो हम एक ऐसा एच एफ एन एज्यूम कर रहे हैं विच इज एफ आई आर, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कैपिटल एन। दैट मीन्स के उस पर्टिकुलर इम्पल्स रिस्पॉन्स में कैपिटल एन सैंपल्स हैं। तो जब आप ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंटरपोलेटर सिस्टम की तो क्या होगा, और जब आप फिर पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो क्या होगा। तो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन में जैसे हमने पहले भी लिखा था, ये तो वही रहेगा कि अगर आपके पास ऐसा फिल्टर है जिसके कैपिटल एन सैंपल्स हैं, तो आपको कैपिटल एन ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए और कैपिटल एन माइनस वन आपको एडिशन चाहिए। तो अब जब आप ऐसा इंटरपोलेटर यूज कर रहे हैं जिसमें जो ओरिजिनल एफ आई आर फिल्टर है इट्स रिप्लेस्ड बाय इट्स पॉलीफेज इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि हर जो पॉलीफेज फिल्टर है उसकी लेंथ कम है, कितनी है उसकी लेंथ, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। तो ये जो है अब आपके पास कितने सैंपल्स होते हैं हर इंडिविजुअल पॉलीफेज फिल्टर में, ठीक है, कैपिटल एन बाय कैपिटल एल, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है लेट मी सी, let me consult the textbook. I'm forgetting something here. Okay. Hmm, right. Okay. तो ये जो हमारे पास एक इंडिविजुअल पॉलीफेज कंपोनेंट है उसको जितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो n बाय एल है, और उसको जितनी एडिशन चाहिए तो वो n बाय एल माइनस वन है। और फिर ये कि हमारे पास इस तरह के कितने पॉलीफेज फिल्टर्स हैं वो कैपिटल एल हैं, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो कितने पॉलीफेज फिल्टर्स हैं वो आपके पास कैपिटल एल है। और स्टिल मेरे ख्याल में कि आई एम स्टिल मिसिंग समथिंग, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है दे टर्न आउट टू बी एन, वो तो पहले भी एन थी, तो आई एम स्टिल मिसिंग आउट सम डिटेल। ओके, राइट। तो यहाँ पे हम इंटरपोलेशन करें बाय फैक्टर कैपिटल एल, तो जिसकी वजह से आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं टू डील विद दे आर कैपिटल एन टाइम्स कैपिटल एल। तो जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फिल्टर है तो वहां पे आपको एन इंटू एल मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और जो एडिशंस आपको चाहिए तो वो एन इंटू एल माइनस वन चाहिए। तो दैट्स डील, जिसकी वजह से अब आपको सेविंग्स है वो नजर आएंगी। ओके, और एडिशन जो है वो एन बाय एल माइनस वन इंटू एल, और आखिर में एल माइनस वन एडिशन भी आपको करनी होती है। तो नाउ वी हैव द राइट एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशन है एन बाय एल, इनके ओरिजिनली आपको एन बाय एल मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, पॉलीफेज के बाद आपको एन मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और ओरिजिनली आपको एन बाय एल माइनस वन एडिशन चाहिए थी, अब आपको इतनी एडिशन चाहिए। तो इसमें वही है कि व्हेन यू एज्यूम योर एन टू बी अ बिग नंबर, मे बी 5000 सैंपल्स, और इसी तरह से व्हेन कैपिटल एल इज आल्सो अ रीजनेबल नंबर नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है, मे बी 15। तो जब आप ये नंबर्स वगैरह प्लग इन करेंगे तो यू विल सी के पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपके पास जो है वो कॉस्ट सेविंग्स हैं, और ये कौन सी कॉस्ट है, जो कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट है। तो राइट हियर, यानी कि अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी या कंप्यूटेशनल कॉस्ट सेविंग, तो यू गाइस कैन आस्क। आप लोग मौजूद हैं, सो तो नहीं रहे हम लोग?
जी सर, हम इधर ही हैं। चलें, बिकॉज मेरे ख्याल में पिछले लेक्चर में भी यही था और आज के लेक्चर में भी कि आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चन, सो समटाइम आई बिकम कंसर्न, आई कैन नॉट सी यू गाइस जैसे ट्रेडिशनल क्लास सेटिंग में होता है, तो आई वाज अ बिट कंसर्न। तो इसमें यही मामला है कि अगर आपने कंप्यूटेशनल कॉस्ट सेविंग को भी आपने कह लें कि रियली अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना है या एब्जॉर्ब करना है, तो हमेशा ये होता है कि टेक स्मॉलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल्स। तो आप कोई भी फिल्टर एज्यूम कर लें जिसमें थोड़े से ही टैप हों, मे बी उसमें सिर्फ 4 सैंपल्स हों, फिर आप कहें कि आप उसको 2 पॉलीफेज कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, तो 4 सैंपल्स का मतलब है कि हर पॉलीफेज फिल्टर जो है उसमें 2-2 सैंपल्स होंगे। और इसी तरह से फिर जो ट्रेडिशनल वे होता है फिल्टर बनाने का वो आप बना के देख लें, फिर देखेंगे कितनी मल्टीप्लिकेशंस कितनी एडिशंस आ रही हैं, फिर पॉलीफेज जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बना के देख लें, तो यू विल बी काइंड ऑफ एबल टू सी के जो कंप्यूटेशनल सेविंग्स हैं वो वाकई हो रही हैं। लेकिन जब हम स्मॉल वैल्यूज लेंगे कैपिटल एन की कैपिटल एल की, तो उस टाइम वो सेविंग्स वाजे नहीं होंगी, लेकिन जब फिर आप उसको जनरलाइज करते जाएंगे वेरिएबल नोटेशन में ले आएंगे, और फिर जब आप बिग नंबर्स उसमें प्लग इन करेंगे जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हम खामखा ये नहीं लिख रहे कि कैपिटल एन कुड बी 5,000 और 10,000, दीज आर रियलिस्टिक नंबर्स जो फिल्टर्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस में, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स में या अपने स्पीच प्रोसेसिंग सिस्टम्स में, दे डू हैव दैट मेनी टैप्स। और जैसे जैसे अभी मिड टर्म के बाद जब हम फिल्टर डिजाइन की तरफ जाएंगे कि एफ फिल्टर और आई फिल्टर्स आपने बनाने कैसे हैं, फिर आप देखेंगे कि जितना आपका फिल्टर फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव आप बनाना चाहेंगे, जितना आप उसको शार्प बनाना चाहेंगे, तो उतने ही आपके पास जो कॉफिशेंट्स हैं या टैप्स हैं या ये जो सैंपल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। यानी कि एक ही चीज़ है जिसके मुख्तलिफ नाम है। तो आपका जो फिल्टर है एफ फिल्टर, उसकी लेंथ यानी कि टाइम डोमेन में बढ़ती जाती है जब आपने ज्यादा जो है वो शार्प किस्म का फिल्टर बनाना हो। दीज नंबर्स आर रियलिस्टिक, और फॉर दीज नंबर्स यानी कि अगर कैपिटल एन इज बिग, तो आपकी जो कंप्यूटेशनल सेविंग्स हैं बिकॉज ऑफ पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन दे आर सिग्निफिकेंट। ओके, तो अब हम फिर दोबारा से एक डमी एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करते हैं जस्ट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, दैट एक्चुअली गिव्स ऑल ऑफ यू काइंड ऑफ मोर टाइम टू डाइजेस्ट दीज कॉन्सेप्ट्स। तो वही जो इंटरपोलेटर सिस्टम है, तो हम जैसे हमने डेसीमीटर के लिए काम किया, इंटरपोलेटर के लिए भी वही कर रहे हैं कि हम एक फर्जी एच एफ एन जो है वो लेके और फर्जी इनपुट लेके हम इस सिस्टम से नेविगेट करना चाह रहे हैं। मे बी इस दफ़ा हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम कहते हैं कि कैपिटल एल इज 2, तो हम सिर्फ 2 एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एल को। तो दैट मीन्स कि अब आपके पास सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, और पहली जो ब्रांच है उसमें कैपिटल E0Z है, दूसरी ब्रांच में E1Z है, और फिर आप रेट इंक्रीज कर रहे हैं बाय कैपिटल एल, ये चीज। और यहाँ पे आपके पास 2 ही चीजें ऐड हो रही हैं, दिस थिंग गेट्स एडेड आफ्टर यूनिट डिले, तो ये आपके पास आउटपुट होगी एक्स आई ऑफ एन, दिस इज आवर आई, और इनपुट इज एक्स ऑफ एन। ओके, तो ये जो डेसिमेशन इंटरपोलेशन है दैट इज बाय फैक्टर ऑफ 2, ये हो गया। और इंडिविजुअल जो आउटपुट्स हैं हमको लेबल कर लें, तो उसी तरह से हम कह देते हैं कि F0 ऑफ एन है, F1 ऑफ एन है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि G0 ऑफ एन है, और फिर हम कह रहे हैं कि G1 ऑफ एन है। और ओके, इसमें हम जो हमारे पास एच एफ एन है और एक्स एफ एन है, तो उनको हमने कुछ ना कुछ एज्यूम करना है। तो लेट्स एज्यूम समथिंग अबाउट इट। एच एफ एन है मेरे पास 1 2, और उसके बाद मे बी -1 और -2, 0 1 और 2 3 इंडिसेस हैं, 1 2 -1 -2, ये एच एफ एन है। इसी तरह से एक्स एफ एन भी हमको एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स ऑफ एन जो है फर्ज किया कि -1 -2 -3 और -4 है,
-1 -2 -3 -4 0 1 1 2 3. So that is my x of n. अब वही चीज़ है कि सबसे पहले अगर आपने इस ब्लॉक डायग्राम को एग्जीक्यूट करना है और उसकी इंटरमीडिएट आउटपुट्स अगर आपने स्केच करनी है, तो सबसे पहले तो आपको पॉलीफेज कंपोनेंट्स चाहिए। इस केस में पॉलीफेज कंपोनेंट्स जो हैं वो दो होंगे, तो वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये आपके पास एच ऑफ एन है। सबसे पहले आपने ई जीरो ऑफ एन देखना है, फिर ई वन ऑफ एन देखना है, और मेरे में एटलीस्ट ये चीज़ अब आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि ई जीरो के लिए आप जीरो इंडेक्स पे सैंपल पिक करेंगे, और उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एल जो है वो 2 है, तो दैट मीन्स कि एक सैंपल छोड़ के उससे अगला सैंपल आप पिक करेंगे, तो ये सैंपल आप पिक कर लेंगे। तो 1 -1 इंडिसेस हैं 0 और 1, दैट इज योर ई जीरो ऑफ 1। अब बाकी जो बीच में लेफ्ट ओवर सैंपल्स थे वो आप उठा लें, तो वो अब आपके जो हैं वो ई वन ऑफ एन है। यानी कि मैं उनको मे बी क्रॉस से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गए, इसका मतलब ये है कि ये मेरा सेकंड पॉलीफेज कंपोनेंट है। व्हाट आर यू गाइस लिसनिंग टू मी? यस सर। चलें, somehow जो व्हाइट बोर्ड है तो it disappeared. Let me open a new one. Strange. ओके, तो स्केचिंग मुझे फिर दोबारा से करनी होगी। दैट वाज माय एच ऑफ एन। हम इसके पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं वो बनाना चाह रहे थे, तो दीज वर द पॉलीफेज कंपोनेंट्स वी ऑब्टेन्ड। ये पहला पॉलीफेज कंपोनेंट था ई जीरो ऑफ एन, and then we had another polyphase component which was E1 of n. ओके, और फिर हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो पहले किया था, यानी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिख लें। डेल ऑफ एन माइनस डेल ऑफ एन माइनस 1, और इस तरह ई वन ऑफ एन का एक्सप्रेशन लिख लें 2 डेल ऑफ एन माइनस 2 डेल ऑफ एन माइनस 1, और फिर इसकी जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये सारे एफ आई आर फिल्टर्स हैं, ओरिजिनल फिल्टर हो या स्मॉल फिल्टर्स, तो इनकी जी ट्रांसफॉर्म्स दे आर प्रीटी इजी टू कंप्यूट। 1 माइनस जी इनवर्स, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2 जी इनवर्स। तो ये कौन सी चीज़ अब आपके पास आ गई है? कैपिटल ई जीरो ऑफ जी। और ये कौन सी चीज़ है? कैपिटल ई वन ऑफ जी। ये हो गया आपके पास। ओके, तो अब हम अपनी उस ब्लॉक डायग्राम पे वापस जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो इनपुट है यू हैव टू पास द इनपुट थ्रू ई जीरो जी। तो ई जीरो जी क्या है? 1 माइनस जी इनवर्स। और ई वन जी क्या है? 2 माइनस 2 जी इनवर्स। तो इनकी आउटपुट्स हैं, उनको आपने इनके इंटरमीडिएट लेवल्स असाइन किए हुए हैं। ये जो आउटपुट है वो एफ जीरो ऑफ एन है, ये आउटपुट जो है वो आपके पास एफ वन ऑफ एन है। फिर आपने इंटरपोलेशन करनी है बाय फैक्टर ऑफ 2, और फिर आपके पास जीज आ जाते हैं, जी जीरो ऑफ एन जी वन ऑफ एन। फिर आपने इनको ऐड करना है, लेकिन जी को जो है वो आप डिले देंगे बाय 1, और फिर आपके पास आउटपुट आ जाएगी एक्स आई ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन क्या है, दोबारा से उसको स्केच कर लेते हैं हम। एक्स ऑफ एन वाज दिस 1 2 3 4, लेकिन नेगेटिव एम्पलीट्यूड थे। दैट वाज आवर एक्स ऑफ एन -1 -2 -3 -4। तो एक्स ऑफ एन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इजीली लिख सकते हैं, यानी माइनस चाहे तो आप कॉमन ले लें, और उसके बाद आप लिख लें कि डेल ऑफ एन प्लस डेल ऑफ एन माइनस 2 डेल ऑफ एन माइनस 1 प्लस 3 डेल ऑफ एन माइनस 2, और फिर प्लस 4 डेल ऑफ एन माइनस 3, और फिर आप इजीली एक्स ऑफ जी लिख सकते हैं, जी ट्रांसफॉर्म जो है वो कंप्यूट करके।
वो क्या है आपके पास -1 प्लस 2z इनवर्स प्लस 3z माइनस 2 प्लस 4z माइनस 3। तो ये चीज है। उसके बाद वी नो के व्हाट टू डू के जो f0 ऑफ n हमने कंप्यूट करना है, उसकी z ट्रांसफॉर्म को आप क्या लिख सकते हैं, f कैपिटल F0 z, और वो किस चीज के इक्वल है, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय E0 ऑफ z। तो इनपुट क्या है आपके पास, दैट इज माइनस, और फिर 1 प्लस 2z इनवर्स प्लस 3z माइनस 2 प्लस 4z माइनस 3, दैट वाज द इनपुट। और E0 क्या था, 1 माइनस z इनवर्स था आई थिंक। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कर सकते हैं, या फिर उसी तरह कर लेते हैं कि ये आपके पास x ऑफ z है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस x ऑफ z माइनस x ऑफ z z इनवर्स, ये चीज। और फिर जब आप z इनवर्स लेते हैं इस सब चीज का, क्योंकि इवेंचुअली तो आपने f0 ऑफ n जो है वो कंप्यूट करना है, तो व्हाट इज दैट, माइनस x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1, और x ऑफ n आपके पास जो था हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी यानी कि नोटेशनल एक चीज है, ट्रिक है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, क्योंकि अगर आप एक्स ऑफ एन वाली नोटेशन लिखना चाह रहे हैं तो ये माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एक्चुअली, तो कीप दैट इन माइंड। तो ये बाहर का जो माइनस साइन है ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 है, तो एक्स ऑफ एन को आप लिख लें, यानी कि डेल ऑफ एन था माइनस डेल ऑफ एन, और -2 डेल ऑफ एन माइनस 1, और फिर -3 डेल ऑफ एन माइनस 2, और फिर -4 डेल ऑफ एन माइनस 3। ठीक है, और फिर इसी में आपने शिफ्ट्स देनी है, तो माइनस माइनस प्लस, और डेल ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2 डेल ऑफ एन माइनस 2, और इसी तरह से प्लस 3 डेल ऑफ एन माइनस 3, और फिर प्लस 4 डेल ऑफ एन माइनस 4। और ये अब आपके पास f0 ऑफ n आ गया, और ये कौन सी स्टेज पे है, राइट हियर। और इसको फिर आपने जो है वो इंटरपोलेटर में से गुजारना है। तो इंटरपोलेटर का मतलब ये है कि आपने हर दो सैंपल्स के दरमियान जो है वो जीरोज एम्बेड करनी है। तो ठीक है, यानी कि इसकी आप स्केचिंग कर सकते हैं, ये जो f0 ऑफ n आपके पास आया है, लेट्स सी कि कोई हमारे पास किसी तरह की कैंसलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो लुक्स लाइक के देयर इज नो कैंसलेशन। तो जो चीज़ है वो आप स्केच करेंगे, जैसे माइनस डेल ऑफ एन यहाँ पे है, और उससे आगे डेल ऑफ एन माइनस 1 पे आपके पास ये दो सैंपल्स हैं, -2 और +1 मैग्नीट्यूड के साथ। तो -1 मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे सैंपल आ जाएगा, और फिर n-2 पे आपके पास -3 और +2 है, तो यहाँ पे भी ये एक सैंपल आ जाएगा, और फिर n-3 पे -4 है और +3 है, तो ये भी एक सैंपल आपके पास आ जाएगा, और फिर एक सैंपल आपके पास +4 एम्पलीट्यूड का आ रहा है। तो ये अब आपके पास f0 ऑफ n जो है वो स्केच हो गया टाइम डोमेन में। और जब आपने इसको इंटरपोलेटर ब्लॉक में से गुजारना है, जिसने इंटरपोलेशन करनी है बाय फैक्टर कैपिटल L, तो हर दो सैंपल्स के दरमियान आपने एक जीरो ऐड करनी है, तो जीरो पैडिंग करनी है। ये जीरो पैडिंग हो गई, ये सैंपल आ गया, फिर ये जीरो पैडिंग हो गई, ये सैंपल आ गया, फिर जीरो पैडिंग होगी, ये सैंपल आ गया, फिर जीरो पैडिंग होगी, और ये सैंपल आ गया। और इंडिसेस आप सही से लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास G0 ऑफ n है, ठीक है, और इसमें इनको आप मार्क कर सकते हैं कि दीज आर जीरो वैल्यू सैंपल्स। इसी तरह से आप G1 ऑफ n कंप्यूट करेंगे, और फिर G1 ऑफ n में एक चीज आपने एहतियात करनी है, वो ये कि G1 ऑफ n जो है यू हैव टू डिले इट बाय 1 टाइम यूनिट। दैट मीन्स कि आप उसको राइट शिफ्ट करेंगे बाय 1, और फिर जो रिजल्टिंग सिग्नल होगा यू विल ऐड इट इनटू G0 ऑफ n, यानी कि वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि G0 ऑफ n जो है उसमें आप G1
n-1 जो एक डिले के साथ होगा वो ऐड करेंगे तो आपके पास xi of n जो है वो आ जाएगा, विच इज योर अल्टीमेट आउटपुट, एटलीस्ट इनके कंप्यूटेशनल टर्म में. दिस इज व्हाट वी माइट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस इन द एग्जाम्स. जो इवेंचुअली xi of n आता है तो वो वाकई इंटरपोलेटेड सिग्नल है कि नहीं, ठीक है, कि रेट उसमें इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, और जो एडिशनल कॉपीज फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपेयर होती हैं वो खत्म हुई है कि नहीं, उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं दे आर स्टिल लेफ्ट. लेकिन आप कह लें कि एक इंटरमीडिएट जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें इस तरह की कॉम्पिटिशन जो हैं वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस. तो दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स मी टूवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर 4. चैप्टर 4 में जितनी भी डिस्कशन हमने करनी थी मल्टी रेट डीएसपी से मुतालिक वो हम कर चुके हुए हैं. मल्टी रेट डीएसपी पे ग्रेड कोर्स ऑफर होते हैं, तो इफ यू गाइस end up doing your masters or PhD from ITU or from universities abroad, so some of you guys might be able to see that course. Otherwise इनके अभी अंडरग्रेड कोर्स के लिए मल्टी रेट डीएसपी में हमारे पास इतनी ही डिस्कशन है. अब हम चैप्टर 5 की तरफ जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, जिसमें हम LTI सिस्टम्स का फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस उसको दोबारा से कंसीडर करेंगे यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द जी ट्रांसफॉर्म टूल्स. ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग चैप्टर 4 पॉलीफेज या डेसिमेशन इंटरपोलेशन उनसे मुतालिक, तो यू गाइस कैन आस्क. ओके, तो हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, तो आई नो के इसमें जो हम वी वोंट बी एबल टू डिस्कस अ लॉट, और फिर हमारे पास मिड टर्म एग्जाम. सर हमारे पास, जी बताएं. सर मिड टर्म एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? क्या, मैं दोबारा बताएं. सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब सब्जेक्टिव और एमसीक्यू? I do not know actually क्योंकि I haven't made the exam. पहले मैंने एग्जाम एक्चुअली बनाया था, but that was keeping in mind कि you guys will be coming on campus to take your exam. तो उसमें तो 5-6 क्वेश्चंस थे, और जो मेरा एग्जाम स्टाइल है तो हर क्वेश्चन में 1-2 पार्ट्स भी होते हैं. यानी आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जब आप लोग एग्जाम बैठते हैं, तो जैसे अगर एग्जाम मिड टर्म एग्जाम 2 आवर्स का है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कंप्लीट 2 आवर्स स्पेंड करें. इनके कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं दे टिपिकली गेट फ्री अर्ली, तो आई ट्राई टू एंगेज यू गाइस फॉर द फुल टाइम. और इन माय अर्लियर ईयर्स आई यूज्ड टू मेक वेरी लेंथी एग्जाम, जिसमें ट्रिक ये होता था कि आप जो है परफेक्शन की तरफ नहीं जाएं, लेकिन ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस. और जैसे यानी कि जीआरई में होता है कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट इज द मेन थिंग, अदरवाइज हर चीज जो है वो की जा सकती है ओवर द टाइम. यानी कि आई थिंक माय एग्जाम्स आर नो मोर लेंथी. लेकिन वही मामला है कि अभी क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, या एग्जाम का जो कंडक्ट करने का स्टाइल भी चेंज हो गया है, तो आई हैवंट मेड द न्यू एग्जाम येट. लेकिन उसमें यही है कि जो गाइडलाइंस हमें मिली हुई हैं, मेरे ख्याल में यू गाइस आर आल्सो अवेयर ऑफ इट. वही गाइडलाइंस हैं जो पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने फॉलो की होंगी. सब यानी कि मिड टर्म एग्जाम की टोटल वेटेज कोर्स के लिए या थ्योरी के लिए फर्ज किया अगर 40% है, यानी आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट फॉर्मूला, लेकिन वो कोर्स आउटलाइन गूगल क्लासरूम पे मौजूद है, वहां से देख सकते हैं कि टोटल थ्योरी में से मिड टर्म की कितनी वेटेज है. लेकिन मिड टर्म की जो भी वेटेज है उसमें फिर फर्दर जो है वो 40% रफली जो है वो सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए 60% जो है वो सब्जेक्टिव के लिए. तो ऑब्जेक्टिव में अगर फर्ज किया कि हम आप लोगों को 40 मिनट्स दे रहे हैं, तो दैट जस्ट इम्प्लाइज के 40 एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि आई वुड लाइक कि आप 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करें, यानी कि दैट विल काइंड ऑफ एलिमिनेट द चांस ऑफ चीटिंग. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हार्ड वर्क पे यकीन नहीं रखते और वो एंड टर्म में कोई शॉर्टकट की तलाश में होंगे. तो यानी आई वांट टू डिस्करेज दोस गाइस. तो जो हार्ड वर्क करते रहे स्टूडेंट्स, जो लोग यानी यहाँ पे अटेंटिवली सुनते रहे, तो आई वांट टू इंसेंटिवाइज दोस पीपल. तो शफलिंग भी होगी, सब कुछ होगा. तो रफली ये कि जितने मिनट
के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट मिलेगा 30 मिनट्स के में मिलेगा तो 30 एमसीक्यूज हैं, 40 मिनट्स के लिए भी मिलेगा 40 एमसीक्यूज हैं, 60 मिनट्स के मिलेगा 60 एमसीक्यूज हैं। फिर उनकी वेटेज जो है वो टोटल मिड टर्म में 40% तक होगी रफली। और सब्जेक्टिव का ये मामला है कि सब्जेक्टिव अगर 1.5 घंटे के लिए है तो उसके मुताबिक उसमें 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। और वंस अगेन क्वेश्चंस कितने हैं वो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और आई नेवर थॉट इन दिस वे। जितने भी मुझे टाइम हो गया पढ़ाते हुए, इट हैज बीन मोर देन 4 years, उसमें यही होता है कि आप क्वेश्चंस जब बनाते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंस्ट्रक्टर को पता होती है, तो उसकी बेस पे फिर पता चलता है। अगर एक क्वेश्चन है जो कि कॉम्प्लेक्स है, इट रिक्वायर्स टाइम, तो डेफिनेटली फिर उस तरह के क्वेश्चंस कम होंगे। अगर क्वेश्चन जो है वो यानी कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक डीपर लेवल पे जाके पूछते हैं तो आपको कम क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि इजीली सॉल्वेबल हैं, जिसमें सिर्फ बेसिक अलजेब्रा है जो हम 8वीं 10वीं क्लास से करते आ रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रफली ये है, यानी मे बी 5-6 क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन उसमें पार्ट्स कितने होंगे इट ऑल डिपेंड्स के व्हाट आई एंड अप मेकिंग। ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो रफली जो चीज़ें आप होमवर्क में कर रहे हैं या जिस तरह की चीज़ें हमने क्लासरूम सेटिंग में की हैं वो हैं। और आई एग्री के टेक्स्ट बुक जो है इट इज़ लॉट मोर डिटेल्ड, और आजकल स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ये हैबिट जो है वो काफ़ी कम हो चुकी हुई है टेक्स्ट बुक रीड करने की। इवन दो के व्हेन वी वर स्टूडेंट तो वी यूज्ड टू ट्राई आवर बेस्ट टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक यानी कि ना टाइमली फैशन। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैंने पिछले 4 साल में ऑब्जर्व किया, वो हैवंट टच्ड द टेक्स्ट बुक येट। तो उसमें फिर यानी आई डू नॉट नो व्हाट टू से अबाउट इट, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही नहीं पढ़ना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। आई ऑलरेडी नो दीज कॉन्सेप्ट्स, तो अगर आप लोग पढ़ें या नहीं पढ़ें टेक्स्ट बुक को तो उससे मुझे ज़ाती कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही है कि ओवर द टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग टेक्स्ट बुक कम पढ़ते हैं और शायद लेक्चर नोट्स पे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि हम कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों से ना पूछें जो यानी कि आई डू नॉट ट्राई टू ट्रिक यू गाइस कि मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछूं जो टेक्स्ट बुक में लिखी हो और मैंने क्लासरूम में कवर ना की हो। तो टिपिकली जो बातें हमने क्लासरूम में यहाँ पे टाइम लगा के की हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गो थ्रू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, देखें कि किन किन चीज़ों पे हमने एम्फसाइज किया हुआ है, किस किस चीज़ को हमने डी एम्फसाइज किया हुआ है, उसके मुताबिक फिर आप जो है वो चल सकते हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस जहाँ जहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन स्केचेस बनाने हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्लियरली लेबल करने हैं विदाउट एनी एम्बिग्विटी, तो वो आप करें। या डिस्क्रीट टाइम में जो DTFT के जो प्लॉट्स हैं अगर वो 2 पाई पीरियोडिक हैं तो वाकई वो 2 पाई पीरियोडिक होने चाहिए आपके जो एग्जाम्स जो आपके आंसर शीट्स हैं उसमें, यानी कि कोई फंडामेंटल जो मिस्टेक है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। रफली यही है। बाकी जो फार्मूलाज हैं या टेबल्स हैं those will be provided to you guys। तो एग्जाम से मुतालिक यानी कि वंस अगेन कोई और चीज़ है, कोई और कंसर्न है तो यू कैन आस्क। सर जो अभी असाइनमेंट 3 आज पोस्ट होगी उसकी डेडलाइन कब होगी? उसमें आसानी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि आपने मिड टर्म एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है चैप्टर 4 की, तो असाइनमेंट इज रिलेटेड टू चैप्टर 4। तो अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे ले लें तो यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। वो आपका होमवर्क मार्क हो जाएगा, होमवर्क के तौर पे काउंट हो जाएगा, और दैट विल आल्सो बी योर प्रैक्टिस फॉर द मिड टर्म एग्जाम। तो इट्स अ 2-in-1 पैकेज। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स एन एक्स्ट्रा वर्कलोड, क्योंकि आपने कहीं से तो क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करने थे, तो वो वही क्वेश्चंस हम आप लोगों को दे रहे हैं। और क्योंकि वो फॉरेन ड्यू भी नहीं है तो यू गाइस डेफिनेटली विल अटेम्प्ट योर मिड टर्म एग्जाम ऑन मंडे, और उसके बाद आप मजीद टाइम भी लगा सकते हैं इफ यू गाइस थिंक कि आपको मजीद उसमें कोई कंफ्यूजन है कुछ और है। ओके तो हमारे पास जो टाइम बच गया है तो उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। आई नो के यू गाइस विल इजीली फॉरगेट दिस जब हम मिड टर्म एग्जाम के बाद दोबारा से असेंबल होंगे। नेवरदलेस आई वांट टू गिव दिस टीजर, क्योंकि एटलीस्ट व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट माई सेल्फ वो यही है कि आई लर्न द थिंग्स इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स। आई एम नॉट द मोस्ट क्लेवर पर्सन इन द वर्ल्ड कि मैं पहली अटेम्प्ट में ये चीज़ सीख लूँ। तो जिसकी वजह से
आई टिपिकली ओरिएंट माई लेक्चर इन दैट वे एज वेल कि हम हर लेक्चर जो है हर जो चीज़ है वो एटलीस्ट 2 दफ़ा डिस्कस करें, एक दफ़ा यानी एक लेक्चर में और दोबारा भी उसको थोड़ा सा रिपीट करें, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस है तो इट काइंड ऑफ एब्जॉर्ब्स द थिंग्स ग्रेजुअली। तो आज आपने ग्रुप डिले का नाम सुना है और आप इसको नेक्स्ट मिड टर्म के बाद लेक्चर में दोबारा सुनेंगे तो होपफुली इट विल बी बेटर कंपेयर टू द केस के हम सिर्फ एक ही दफ़ा इसके बारे में बात करें। तो हमारे पास LTS सिस्टम है, उसकी इनपुट है, आउटपुट है, उसका एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, उसको चाहे आप h ऑफ z लिख लें, चाहे उसको आप h ऑफ e to j ओमेगा लिख लें। और इनपुट आउटपुट अगर LTS सिस्टम है तो दे आर रिलेटेड बाय दिस कन्वोल्यूशन एक्सप्रेशन एज वेल। तो ये जो चैप्टर 5 है उसमें जो टाइटल है वो तो यही है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ LTS सिस्टम्स। लेकिन यानी कि ये तो आपके पास चैप्टर का टाइटल है, उसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट आता है विच स्ट्राइक्स अस तो दैट इज ग्रुप डिले, कि कोई भी LTS सिस्टम है उसका ग्रुप डिले क्या है। तो ग्रुप डिले जो है दैट इज द वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फेज ऑफ LTS सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ग्रुप डिले इटसेल्फ है क्या चीज। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट वन। किस चीज की प्रॉपर्टी है? फेज की प्रॉपर्टी है। और फेज किस चीज का होता है? जो भी LTS सिस्टम आप कंसिडर कर रहे होंगे, यानी हर LTS सिस्टम जो है उसका जब आप फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स देखेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी है। तो लेट मी राइट इट हियर के h e to j ओमेगा दैट इज द फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एन LTS सिस्टम। तो इसको आप लिख सकते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन में कि इसका एक मैग्नीट्यूड है और इसका एक फेज है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो उसमें एक मैग्नीट्यूड फंक्शन है और एक फेज फंक्शन है। तो ये जो चीज़ है वी कॉल इट मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स या मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, या इसके मुख्तलिफ नाम है। यानी कि जब आप एक इनपुट पास करते हैं तो आउटपुट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इनपुट के मैग्नीट्यूड से कितनी चेंज होती है, तो वो इससे आपको पता चलती है कि इतनी स्केलिंग हो रही है। कैसे? कि जो आउटपुट का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनपुट का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज द फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द LTS सिस्टम। यानी कि आउटपुट का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है उसका मैग्नीट्यूड इट वुड बी द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ इनपुट, अगर ये जो चीज़ है अगर ये आइडेंटिटी हो। लेकिन टिपिकली ये आइडेंटिटी नहीं होता, जिसकी वजह से आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से आउटपुट का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है उसका जो फेज है दैट इज एक्चुअली द phase of the frequency response of input plus the phase of the um, frequency response of the LTI system। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं कि आउटपुट की मैग्नीट्यूड रिस्पांस इनपुट की मैग्नीट्यूड रिस्पांस से किस तरह से रिलेटेड है, और आउटपुट का फेज रिस्पांस जो है वो इनपुट के फेज रिस्पांस से किस तरह से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हमारा थोड़ा सा एम्फोसिस जो है वो फेज पे रहेगा। और फिर जब हम इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन लेते हैं, हम कहते हैं कि एज्यूम दैट के जो फेज है ऑफ LTS सिस्टम, जो भी LTS सिस्टम का फेज है, तो आप कहते हैं कि लेट्स अज्यूम के इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो फिर जो हम एक नई नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो मैंने नोटेशन लिखी हुई है इसको मैं रफली एक नई नोटेशन के साथ लिखना शुरू कर दूंगा, या मैं कहूँगा कि h e to j ओमेगा जो फेज है उसको मैं लिख रहा हूँ कि ARG जो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो दैट्स जस्ट अ नोटेशन। फिर हम जो है जब ये नई नोटेशन हमारे पास आ जाती है तो फिर हम ग्रुप डिले को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। तो ग्रुप डिले जो है उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GRD, यानी कि हर चीज़ का आप एक छोटा नाम शॉर्ट नेम रख सकते हैं। तो GRD इज द शॉर्ट फॉर द ग्रुप डिले। तो आप कह रहे हैं कि ग्रुप डिले ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वो किस चीज़ के इक्वल है, दैट इज एक्चुअली
it's actually the derivative with respect to omega of the frequency response. जो frequency response का जो phase response है उसका आप derivative ले लें with respect to omega, ठीक है, माइनस साइन का भी आप ख्याल रखें, that is my group delay. और फिर इसकी बेस पे ग्रुप डिले की बेस पे फिर आप जो है वो कुछ चीजें जो है वो आप क्लासिफाई कर सकते हैं. आप कहते हैं कि इफ ग्रुप डिले इज कांस्टेंट दैट इम्प्लाइज के मेरे सिस्टम का जो फेज है वो है लीनियर. और लीनियर फेज का मतलब है कि वो जो एलटीए सिस्टम है वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट को कुछ डिले के बाद आउटपुट पे देगा. और अगर जो है वो ग्रुप डिले इज डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट नहीं है कुछ भी और है, तो फिर जो फेज है वो नॉन लीनियर होगा. तो नॉन लीनियर फेज के अपने मसले होते हैं. कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो आउटपुट पे जल्दी अपीयर हो जाते हैं और कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो देर से आते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है. ये हम चाह रहे होते हैं कि हमारी जो इनपुट है जिसको हमने किसी एलटीएस सिस्टम से गुजारा है तो उसके सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एक ही टाइम पे चाहे जितनी भी देर के बाद आए लेकिन इकट्ठे जो है वो आउटपुट पे अपीयर हो. जब ग्रुप डिले कांस्टेंट नहीं होगा तो फेज नॉन लीनियर होगा और उस केस में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स डिफरेंट डिले के साथ आउटपुट पे आएंगे. तो बस यही है. अभी हमने कुछ यानी कि नई नोटेशन ही लिखी है और कुछ नई आप कह लें कि क्लेम्स हमने किए हैं. तो अभी के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो क्लेम्स हैं ये नई स्टेटमेंट्स हैं, काइंड ऑफ ट्राई टू मेमोराइज देम. ग्रुप डिले केस में इट हेल्प्स कि थोड़ी सी मेमोराइजेशन जो है इट्स हेल्पफुल. और ये चीज़ जो है वो आपको नजर आएगी फिल्टरिंग कॉन्टेक्स्ट में बार बार, इवन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स नॉट ओनली डीएसपी. तो इट्स बेटर कि आप जो है वो ग्रुप डिले को समझने की कोशिश करें. तो मजीद ग्रुप डिले के बारे में बात जो है डेफिनेटली विल असेंबल अगेन आई थिंक आफ्टर 10 days और सो, तो तब होगी.